हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मौलिक अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने एक वीडियो कवर कर लिया है, जिसमें हमने बताया है कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं। फिर मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, और फिर अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 कवर कर लिया है। तो जो मौलिक अधिकार बताए थे कि वर्तमान में कितने हैं, उन्हीं का हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग दो मौलिक अधिकार को एक वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे 3 वीडियो बनेंगे और एक पहले से बन गया है। तो मौलिक अधिकार पे 4 वीडियो होंगे, जिसमें एक बन गया है और ये 3 आपको मिलेंगे। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे समता और स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे हम लोग छोटे छोटे वीडियो में अच्छे तरीके से मौलिक अधिकार को कवर करने वाले हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसे मिस करेंगे तो फिर यहाँ से एग्ज़ामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसे मिस मत करिए। आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन कौन है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। फिर आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28 तक। और फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये है आपका 29 से 30 तक। और फिर आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये हमने बता दिया है, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं कि ये 7वां है संपत्ति का अधिकार। और ये अनुच्छेद 31 में दिया गया था। और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसके लिए अनुच्छेद 300A में जगह दिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समानता का अधिकार क्या है, वो हम लोग समझने वाले हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता के लिए या समानता के अधिकार के लिए कितने अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है। तो 5 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, तो 5 है। जैसे 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है समानता के अधिकार के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने बता दिया। कई लोग सोचते हैं कि 14, 4, 18 4 ही अनुच्छेद है। 4 नहीं है, 5 है। 14 को लेके गिना जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि समानता का अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 14 देखेंगे, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है। यदि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, इसमें दिया गया है कानून के समक्ष समानता। यदि आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही शब्द से आपका काम बन जाएगा। यदि आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। एक है आपका विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण ये दिया गया है। ये जो लिया गया है व्यवस्था, ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है एवी डाइसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एवी डाइसी। विधि के समक्ष जो समानता है या समता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है एवी डाइसी। और जो विधि के समान संरक्षण है, ये आपका लिया गया है अमेरिका से। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर है। मान लीजिए ये समाज है, इसमें लोग हैं, जात है, संप्रदाय है, गरीबी है, अमीरी है, सब लोग क्या हैं? ये कानून के समक्ष समान हैं। सभी लोग क्या हैं? तो कानून के समक्ष समान हैं। वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग क्या हैं? कानून के समक्ष समान हैं। और यहाँ पे क्या है कि समाज को वर्गों में बांट दिया गया है।
जैसे मान लीजिए ABCD, ऐसे तार्किक आधार पे वर्गों में बांटकर और एक वर्ग के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने समाज को, मान लीजिए कि समाज में बच्चे होते हैं तो एक वर्ग में बांट दिया गया और बच्चों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। चाहे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या हो, एक जैसे कानून होने चाहिए। वैसे ही जो गरीब हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और मुख्य धारा में वो आ सकें। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, विशेष प्रकार की मुहैया कराती है और कई सारी स्कीमें लाती हैं कि वो अपना विकास कर सकें और मुख्य धारा में आ सकें। तो तार्किक आधार पे यहाँ पे क्या किया जाता है, समाज को बांटा जाता है और वर्गों में, और यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ सभी लोग क्या होते हैं, कानून के समक्ष समान होते हैं और यहाँ पे वर्गों में विभाजित करके एक वर्ग के लिए एक जैसे कानून बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 15 में देखेंगे क्या दिया गया है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो सामाजिक समानता, और इसमें 15 वन में है क्या, आपका जाति, यही मेन पूछता है। यदि मिलान करने के लिए आएगा कि अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, तो आपका जो 15 वन लिख रहे हैं वही रहेगा। क्या है, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश और जन्म स्थान आदि के आधार पे राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। यानी कि राज्य, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। फिर आपका है कि 15(2), हम चाहते तो यहाँ से आगे बढ़ जाते, लेकिन PCS यदि कोई दे रहा होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 15(2) क्या है, तो 15(2) में है आपका कि सार्वजनिक जो स्थान हैं या राज्य द्वारा संरक्षित जो कुएं, तालाब आदि जैसे चीज़ें हैं, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए किस आधार पे, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति से राज्य या व्यक्ति कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आप देखते हैं कि होटलों में पहले क्या था, संविधान लागू होने से पहले या जो पहली जो व्यवस्थाएं थीं उसमें जात के आधार पे भेदभाव था। इसीलिए संविधान जब बना तो उसमें स्पेशली व्यवस्था कर दिया गया कि आप जाति, धर्म या मूल वंश के स्थान पे आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे होटल में या सार्वजनिक जो मान लीजिए पार्क है या दुकानें हैं, तो वहाँ जाने से किसी को भी रोकेंगे नहीं। तो यही 15(2) में दिया गया है। 15 आप 4th और 6, क्योंकि 15(6) अभी जुड़ा है 2019 में, तो 15(4) देख लेते हैं, उसके बाद 15(6) देखेंगे कि क्या इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो 15(4) में स्टार्टिंग में ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 15(4) को जोड़ा गया और स्टार्टिंग में SC एवं ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में OBC भी इसमें जुड़ गया। बाद में क्या हो गया, तो OBC भी इसमें जुड़ गया और इसमें क्या दिया गया है, तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आरक्षण की व्यवस्था दी गई है किसमें, तो 15(4) में दिया गया। और 15(6) इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। किसको,
15(6) को संविधान में जोड़ा गया और इसमें व्यवस्था की गई EWS के लिए, EWS के लिए कितना, तो 10% आरक्षण दिया गया। और किस में, तो शिक्षण संस्थानों में। फिर ये 15 आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लेटेस्ट है तो आने की संभावना है। फिर यदि यहाँ से आ सकता है तो 15 4 से भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 में क्या दिया गया है। तो 16 आइए, आपका 16 में है अवसर की समानता, अवसर की समानता, समानता 16 में क्या है, अवसर की समानता। फिर 16(1) कहता है वहीं जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान, इसमें उद्भव भी जुड़ जाता है। उद्भव के आधार पर राज्य सरकारी नौकरियों में किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि समान रूप से भर्ती कराएगा। आइए देखते हैं 16 4 और 16(6) देखते हैं। तो 16(4) में आपके सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में वहीं SC, ST एवं OBC के लिए क्या है, तो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है सरकारी नौकरियों में। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 16(6) जोड़ा गया और इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें EWS के लिए सरकारी नौकरियों में क्या दिया गया है, तो 10% आरक्षण दिया गया EWS के लिए। तो ये 16 रहा। फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 यहाँ आ जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है आपका अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत, छूत का निषेध, अंत कहिए चाहे निषेध। तो अनुच्छेद 17 में साफ साफ कह दिया गया है कि अस्पृश्यता का निषेध हो या छुआछूत का अंत होना चाहिए। तो अनुच्छेद 17 साफ साफ कहता है, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले या आज भी हम देखते हैं कि कई जगह क्या है, छुआछूत जैसी क्या है, बीमारियां, इसे बीमारियां ही कह सकते हैं। कई लोग दिमाग से पैदल होते हैं, आज भी अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, लेकिन ये सब क्या है, गलत बातें हैं। सभी लोग जन्म के आधार पे समान हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है। तो ये अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 18 कि अनुच्छेद 18 में क्या है। अनुच्छेद 18 इसमें क्या दिया गया, तो इसमें दिया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले जो राजा महाराजा होते थे वो उपाधि धारण करते थे, ठीक है ना। तो उसी को विशेष करके उपाधियों का अंत किया गया। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें दी गई हैं, एक है शिक्षा। आप देखते हैं कि शिक्षा में डॉक्टरेट उपाधि मिलती है यदि आप PhD धारण कर लेते हैं। तो शिक्षा या सेना में भी उपाधि मिलती है। तो शिक्षा एवं सेना को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। यही है 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। तो ध्यान रखिएगा। आपका 15 में क्या है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 14 में क्या है, तो कानून के समानता। फिर आपका 16 में क्या है, अवसर की समानता। फिर 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आइए आगे बढ़ते हैं और ये आपका समानता का अधिकार समाप्त हो गया। और अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार और ये है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 19(1)(a) हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 19(1)(a) में है। फिर इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) में ही आपका है प्रेस की स्वतंत्रता और इसके साथ साथ क्या है, तो सूचना का अधिकार जो 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार इसी में है। तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(b) क्या है, फिर C क्या है, D क्या है, E क्या है और आपका F में था संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया, F और G देखने वाले हैं कि G में क्या है। तो B में देख लेते हैं कि क्या है। तो B में है आप शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो इसमें क्या है, सभा एवं सम्मेलन का अधिकार कहिए या स्वतंत्रता कहिए, ठीक है। तो सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19(1)(b) में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसमें क्या है, तो C में क्या है, तो संगठन बनाने का अधिकार संगठन बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। फिर आपका D क्या है, तो देश में कहीं भी भ्रमण करने की आज़ादी। तो क्या है, भ्रमण करने का अधिकार आपको प्राप्त है। फिर आपका E कहता है देश में कहीं भी बसने की आज़ादी। तो निवास का अधिकार, निवास यानी कि कहीं भी निवास करने का अधिकार है देश में। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में बस सकते हैं। फिर आपको जनजातीय क्षेत्र जो है संवेदनशील, वहाँ भी बसने की आज़ादी नहीं है, वहाँ भी आपको रोक लगाया जाता है उनके क्षेत्रों में जाने से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो निवास का अधिकार है या क्या है, कहीं भी बसने का अधिकार। तो A, B, C, D, E हमने कवर कर लिया है। और F में था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटा के इसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। G में क्या है, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता या अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो आपको कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है जिसमें आप अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। तो ये रहा अनुच्छेद 19। और अब हम लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद 20 की तरफ और देखेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किया गया है। आप 60 स्क्रीन ले सकते हैं। ये अधिकार कहिए या स्वतंत्रता कहिए, दोनों सेम है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में आपका है, अनुच्छेद 20 में है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। यानी कि यदि जब आप अपराध कर देते हैं तो उसके संबंध में अनुच्छेद 20 में कुछ आपको अधिकार दिए गए हैं, वहीं इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या वो अधिकार है। उससे पहले हम जानेंगे कि आप तब तक अपराधी नहीं हैं
जब तक आप कानून का उल्लंघन नहीं कर देते हैं। जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं उसके बाद ही आप अपराधी होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से आपको संरक्षण दिया गया है अपराध के संबंध में। तो पहला है कि यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है, कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है तो उसे वही सजा मिलेगी जो अपराध करते समय था। आइए इसका मतलब समझते हैं कि मान लीजिए कि ए ने चोरी की, थोड़ा आसान है। ए ने चोरी की कब? 2020 में, ठीक है। और चोरी के लिए जो कानून जो आपका सज़ा था वो था 2 वर्ष का। मान लेते हैं कि 2 वर्ष की सज़ा थी और उसे 2 वर्ष की सज़ा 2020 में मिल जाती है, वो 2022 में क्या होगा? छूट जाएगा। तो फिर 2021 में क्या हुआ कि चोरी की जो सज़ा थी 2 वर्ष, उसे बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया। उसे बढ़ा के क्या कर दिया गया? तो 5 वर्ष कर दिया गया। तो मान लीजिए 2021 में बढ़ाया गया, तो अब इस पे ये कानून लागू नहीं होगा, यानी कि ये सज़ा लागू नहीं होगा कि अब तो चोरी का जो अपराध था वो उसकी सज़ा बढ़ के 5 वर्ष हो गई। तो ये बाद में कानून बना के वो सज़ा उस पर लागू नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन यदि बाद में यही मान लेते हैं कि 2021 में यही सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष से घटा के मान लीजिए कि 1 वर्ष हो जाता, तो इसका लाभ इसे मिलता। जो 2020 में चोरी किया था उसे ये लाभ मिल जाता और ये 1 वर्ष में ही छूट जाता। तो ये व्यवस्थाएं संविधान में दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि एक ही अपराध के लिए या एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा होगी। इसका मतलब समझते हैं आप कि यदि कोई व्यक्ति एक बार चोरी करता है तो उसे एक ही बार सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि उसे बार बार आप पकड़ के ले जा रहे हैं। तो एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सज़ा होनी चाहिए। प्रकृति के आधार पे यदि नेचर के आधार पे उसे अलग अलग सज़ा मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन यदि नेचर एक है, उसने चोरी सिर्फ की है, तो उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी, उसके लिए दोबारा उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। वहीं यहाँ कहने का तात्पर्य है। आगे है तीसरा कि अपराधी व्यक्ति को, या आप ऐसे कहिए अपराध करने वाले व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि तब तक दोषी नहीं है जब तक वो अपराध नहीं कर देता है। यदि अपराध कर देता है तो उसके लिए 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है कि पहला है आपका कि यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है तो उसे वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसे करते समय था, सज़ा का जो प्रावधान था। फिर दूसरा आपका है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सज़ा मिलना चाहिए। यदि एक बार वो चोरी किया है तो एक ही बार सज़ा मिलनी चाहिए। फिर तीसरा आपका कहता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति जो अपराधी है उसे उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे अपने ही विरुद्ध क्या किया जाएगा? गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये रहा अनुच्छेद 20
और हम लोग आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 21 की तरफ और देखेंगे कि अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता या इसे कहते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। अधिकार क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या किया गया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए इसी के अंतर्गत अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण या उसकी स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसे वंचित किया जा सकता है। यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। आइए लिख देते हैं, किसी व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे आप मार दीजिए। ठीक है, कानून में जो नियम कानून दिए गए हैं संविधान में, उसी के द्वारा उसे क्या किया जाएगा, उसके प्राण या स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य यही है। इसमें आपके बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे आपको गहरी नींद में सोने का अधिकार है, आपको विदेश जाने का भी अधिकार दिया गया इसी के अंतर्गत, क्योंकि मेनका गांधी जब 1978 में विदेश जा रही थी तो उनको रोक दिया गया था। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको विदेश जाने का अधिकार है, और उसी के तहत कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। फिर निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार है। यदि आप अकेले रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अकेले रहिए, वो भी क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं। फिर आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, और आपको झंडा फहराने का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है। 22 में भी 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो अनुच्छेद 22 और इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो आप पहले अपराध करेंगे तब आपकी गिरफ्तारी होगी। तो अपराध के बारे में जो संरक्षण है वो किस में है, तो अनुच्छेद 20 में है। फिर गिरफ्तारी कब होगी, तो अनुच्छेद 22 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो आप अपराध करेंगे उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी। तो ये बाद में है अनुच्छेद 22, और इसमें क्या दिया गया, तो गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया। इसमें भी 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 1, 2 और 3। पहले में क्या है कि आपको जब भी कोई गिरफ्तार करे, जब भी कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करे, तो आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं कि हमें गिरफ्तार करने का कारण क्या है। तो इसमें क्या है, गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण। और आपका दूसरे में क्या है कि जब गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर, तो यहाँ लिखते हैं गिरफ्तार व्यक्ति को
क्या किया जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर इसमें क्या है कि आने जाने के समय को छोड़कर, जाने का समय को छोड़कर, तो इसे कह सकते हैं आवागमन, यानी आने जाने के समय को छोड़कर, यानी कि आवागमन को छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कब, 24 घंटे के अंदर, इसमें आवागमन को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर। और तीसरा कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की इजाज़त होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की क्या होगी, इजाज़त होगी। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो आप कारण पूछ सकते हैं। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के निकट, मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय के समक्ष क्या करना होगा, उसे प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की इजाज़त होगी। तो ये था समानता और स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद, और उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, वो चीज़ें आज डिस्कशन हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शोषण का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। जय हिंद।